ओके, हेलो एवरीवन, दिस साइड जतिन राजपाल। वेलकम टू दिस चैनल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग की क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग की पहली क्लास में मैंने जो कुछ आपको बताया था, आज की क्लास में हम थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग में लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था। फिर हम ऑर्गेनाइजिंग का एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शनल एंड डिवीजन स्ट्रक्चर। इट इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब आप ये मान के चलें कि सीबीएसई ने अगर 10 साल पेपर बनाया है तो 10 साल में मैक्सिमम 7 बार क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आए हुए। फिर ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके की होती है, दैट इज फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। मतलब एक नॉर्मल टॉपिक है, जल्दी खत्म करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसको क्योंकि बहुत कम ही आता है। फिर अगेन अ स्टार मार्क टॉपिक, 5 स्टार टॉपिक भाई, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उसी की इंपॉर्टेंस दोनों की करनी है और दोनों के बीच में डिफरेंस को समझना है। इसको करने से हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आज की वीडियो के अंदर। सो एक बार फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। देखो बेटा, जब हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग क्या था, जहां आज हम हैं और जहां हम चाहते हैं, जब हम ये सब चीजें इन एडवांस में सोचते हैं तो उसे प्लानिंग बोलते हैं। जैसे ही प्लानिंग का लास्ट फंक्शन, आप जब प्लानिंग के जो स्टेप्स फॉलो करते हो तो प्लानिंग में लास्ट आता है फॉलो अप एक्शन, पुटिंग द प्लान इनटू द एक्शन। जैसे ही हम प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे ही हमने प्लान को क्या किया, इंप्लीमेंट, वहीं से ऑर्गेनाइजिंग शुरू हुआ। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम काम को, सारे काम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होने वाले हैं, सारे काम को हम लिख लेते हैं। फिर सारे काम को हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, कौन सा काम किसका होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मुझे एक कोचिंग सेंटर खोलना है तो वहां पर क्या क्या काम होता है। वहां पर क्लीनिंग मॉपिंग का काम होता है, वहां पर एडमिशन का काम होता है, वहां पर एडवर्टीजमेंट होती होगी, वहां पर सेल्स होती होगी, वहां पर ऑपरेशंस के काम होते होंगे। ऑपरेशन मतलब किसी का चीर हरण नहीं करते हम लोग। ऑपरेशंस मतलब डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करना, जहां आप मैन एंड मटेरियल को मैनेज करते हो, ऑपरेशंस मैनेज करने होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती होगी, बच्चों के कंटेंट को डेवलप करने के लिए एकेडमिक टीम बनती होगी। ठीक है, तो हम जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस की, अगर एक कोचिंग सेंटर को चलाना होता तो सारे कामों को लिखकर एक पेज पे लिख लेते हैं और फिर सिमिलर नेचर के कामों को क्या करते हैं, डिपार्टमेंट बना देते हैं। बच्चों को रोज क्लासेस, मैसेजेस, शेड्यूलिंग, बैकअप लेक्चर्स के काम करने तो ऑपरेशन टीम को दे देते हैं। ठीक है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है तो एकेडमिक्स टीम को दे देते हैं। ठीक है, अगर पैसों की फीस की बात करनी है अकाउंट्स, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दे देते हैं। ठीक है, नया कोर्स लॉन्च होने वाला है तो वो मार्केटिंग को बोलते हैं कि भाई तुम मार्केटिंग देखो, अपनी आइडेंटिफाइड मार्केट को देखो, और सेल्स को बोलते हैं तुम एडमिशंस करो। सो ऐसे हम क्या करते हैं, सिमिलर नेचर के जॉब्स को क्या करते हैं, डिपार्टमेंटलाइज। फिर हर डिपार्टमेंट के अपने क्या होते हैं, रोल्स होते हैं, फंक्शनैलिटीज होते हैं। तो अब उन फंक्शनैलिटीज के अंदर हम सिमिलर नेचर के जो जॉब्स वाले लोग होते हैं, जब हम डिपार्टमेंट को सेटल कर चुके होते हैं तो हम ड्यूटीज क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं। हर डिपार्टमेंट की ड्यूटीज असाइन कर दी जाती है। ठीक है, और फिर हर डिपार्टमेंट को बता दिया जाता है कि उसके अंदर जितने भी लोग होंगे, जितनी भी पोस्ट होंगी, हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कहां से शुरू हुआ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान से, दैट इनिशिएट्स आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स। सबको बताया सबका क्या काम होगा। हमारे यहाँ कई बच्चे पढ़ने आते तो उनको पता होगा कि हमारे वॉशरूम में भी और हमारे क्लासरूम के अंदर भी एक चेकलिस्ट बनी हुई है। चेकलिस्ट में लिखा होता है कि कौन सा इंसान क्या क्या काम करेगा। वो टिक मार्क करता रहता है कि मुझे सुबह 10:30 बजे सेंटर खोलना है, 11 बजे मुझे ये मॉपिंग करनी है, 11:30 बजे मुझे ये मंदिर साफ करना है, 1 बजे मुझे सबके लिए चाय बनानी है। तो उसको पता है, उसकी जगह कोई और नौकरी छोड़ के चला भी जाएगा ना, कोई और पर्सन भी आएगा, वो चेकलिस्ट ही फॉलो कर रहा होता है। तो सबको क्लैरिफाइड है कि उसको जॉब पे क्या करना है। मैक्सिमम लाला की दुकानों के अंदर एक ही प्रॉब्लम होती है, लोगों को रोल्स ही नहीं पता होते कि उनको करना क्या है। रोज उनका मालिक फोन मिला मिला के फोन कर रहा होता है, बेटा आज ये काम कर लिया, बेटा आपने ये काम कर लिया। फिर मालिक 1 बजे पहुंचता है दुकान में, हाँ अभी तक ये नहीं करा, बदतमीजी करना शुरू कर देता, गाली देना शुरू कर देता। भाई वो डिजर्व ही नहीं करता मालिक होना एक जॉब को उसे तो काम दुकान बंद कर देनी चाहिए। भैया आप अगर अपने अंडर में वर्कर रख रहे हो तो उनकी जॉब्स क्या होनी चाहिए, सबसे पहले क्लैरिफाई होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए हु इज टू रिपोर्ट टू हुम,
सबको वर्किंग रिलेशनशिप पता होना चाहिए अपना, कि मैं किसको रिपोर्ट करूंगा ताकि हम अपने गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप, by clarifying jobs and working relationship and effectively achieving the goals to achieve organization goal. That is what organizing is. Organizing में सबसे पहला स्टेप बेटा काम को आइडेंटिफाई करना, सिमिलर नेचर के डिपार्टमेंट जॉब्स को डिपार्टमेंट करना, सारे डिपार्टमेंट्स की ड्यूटीज बनाना, एंड हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, उसको हम बोलते हैं, राइट। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ये हमारा चैप्टर है ना ऑर्गेनाइजिंग, इसमें मैंने अभी तक आपको पार्ट ए पढ़ा दिया। पार्ट ए के अंदर मैंने ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस पढ़ा दी थी। इंपॉर्टेंस में मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग करने के क्या फायदे हैं। आई वांट माय डॉगी टू डू बीसीए, डी से डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, अडैप्शन टू चेंज। ये सब हम कर चुके हैं पार्ट ए की वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसे कहा गया है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये आज का नया टॉपिक है। देखो बेटा, जब आप एक घर बनाते हो ना, तो घर जब बनाते हो तो उसके पिलर्स बनाते हो, और पिलर के ऊपर डलता है लेंटर, जिसे हम फ्लोर कहते हैं। फिर वो घर और बड़ा होता है, फिर और पिलर डलते हैं, फिर घर और बड़ा हो जाता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशनल चलाने के लिए हमें स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ता है। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? इट इज अ फ्रेमवर्क, मेरे साथ बोलो सब लोग, इट इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल टास्क आर परफॉर्म। एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर मैनेजरियल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? याद कर लो, इट इज अ फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल टास्क आर परफॉर्म, जिसके अंदर मैनेजरियल टास्क परफॉर्म किए जाए। अब आप कहोगे सर ये क्या चल रहा है बेसिकली। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक केस स्टडी लेते हैं टाटा कंपनी की। टाटा के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लाइक टाटा गाड़ियां बेचता है, दैट इज ऑटोमोबाइल। टाटा का नमक आता है, टाटा सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, ठीक है। टाटा जो है उसके ताज होटल्स हैं, उसमें भी कैटेगरीज हैं, है ना। टाटा के अंदर अगर हम देखें तो टाटा के स्टारबक्स की कॉफी चेन है, स्टारबक्स आपने नाम सुना होगा। ऐसे मल्टीपल बिजनेस हैं टाटा के। अभी टाटा इस बिजनेस को कैसे चलाता है? एक फ्रेमवर्क में चलाता है, वो हमें आज सीखना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क जो टाटा फॉलो करता है अपनी कंपनी के अंदर। मतलब टाटा तो जो स्ट्रक्चर फॉलो करता है वो मैं अभी बताऊंगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क, पहले हमें वो सीखने पड़ेंगे जिससे हम डिफरेंशिएट कर सके कि कौन सी कंपनी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर जरूरी है, ताकि कंपनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड चले। गॉट इट? अभी जो टाटा कंपनी है, सपोज ये इतने सारे प्रोडक्ट बना रही है, क्या सबका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक ही होगा? मतलब जहां पर रिसर्च चल रही है नमक बनाने में, वहीं गाड़ी बन रही होगी, और जहां गाड़ी बन रही है वहीं पर ही आप देखोगे कि टाटा के ताज होटल्स के अंदर भी जो नई नई चीजें आनी है, रिसर्च होनी है, वो सब यही हो रही होगी। कॉफी की प्रैक्टिस भी वहीं हो रही होगी। मतलब रिसर्च डिपार्टमेंट सबका एक ही जगह पे होगा। ओए होए होए होए, तबाही हो जाएगी बिल्कुल कंपनी में अगर सबका रिसर्च डेवलपमेंट एक ही। अच्छा सोचो सबका अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक ही हो, मतलब इन सारी कंपनीज के वर्टिकल्स जो बने हुए हैं इन सबका एक ही अकाउंट डिपार्टमेंट हो, क्या कंपनी ऑर्गेनाइज्ड रहेगी? आंसर इज नो। तो कुछ तो मतलब मेरा जो कंसर्न है चैप्टर को स्टार्ट करने से ही, समझाने से पहले, भाई मैं ये बताना चाह रहा हूं व्हाट इज द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर आपने अपनी कंपनी का ढांचा सही नहीं बनाया तो गेम फिनिश, गेम फिनिश, खत्म। खत्म मतलब खत्म कंपनी। इस बात को बहुत ध्यान से सुन लेना बेटा। दैट इज वाई सीबीएसई सबसे ज्यादा क्वेश्चन देता है यहां से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? क्लोज योर आईज, जस्ट से वन टाइम मेरे पीछे पीछे, और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में दिल बना के छोड़ देना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजरियल टास्क आर परफॉर्म। एक ऐसी जगह जहां पर आप मैनेजरियल टास्क को परफॉर्म करते हैं
दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेटा दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर? व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज डिविजनल स्ट्रक्चर? देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। ठीक है जी। यहां पर हर डिपार्टमेंट की अपनी एक स्पेशलाइजेशन रहती है। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर उन कंपनियों को सूट करता है जिनके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हो, सिंगल प्रोडक्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल जगत बासमती चावल, चावल वाले अपना अकाउंट्स का एक डिपार्टमेंट बना लेंगे, मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट बना लेंगे, चावल की रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, HR रखेंगे। ठीक है, इस टाइप के जो कंपनीज होती है जिनके पास सिंगल प्रोडक्ट होते हैं, दे ऑलवेज प्रेफर फंक्शनल स्ट्रक्चर। बट इफ वी टॉक अबाउट डिविजनल स्ट्रक्चर, यहां बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स के अंडर में MD होता है, और MD के अंडर में डिपार्टमेंट नहीं होते, डिपार्टमेंट नहीं होते, प्रोडक्ट होते हैं। डिपार्टमेंट नहीं होते, क्या होते हैं? प्रोडक्ट। जैसे कि ऑटोमोबाइल, टाटा का ऑटोमोबाइल, ठीक है, टाटा का स्टील डिपार्टमेंट, टाटा का हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट, टाटा की कंसल्टेंसीज हो गई, टाटा के FMCG प्रोडक्ट्स हो गए। मतलब, और इन प्रोडक्ट्स के अंडर अपने आप में यूनिट्स होती हैं, छोटी छोटी यूनिट्स अपनी। किसकी? HR, ऑपरेशंस, इस तरीके से डिविजनल स्ट्रक्चर में डिवीजन बांट दी। मतलब आप टाटा का नमक खरीदने जाते हो तो टाटा नमक बेचने वाला ये नहीं कहता हमारी गाड़ी भी खरीद लो। ये लाला कंपनी नहीं चलाते कि ताज होटल में गए, ताज होटल में जाने के बाद आप कह रहे हैं सर आप ना हमारी कॉफी जरूर पीजिएगा स्टारबक्स पे, क्योंकि टाटा हमारा ही प्रोडक्ट है। डिवीजन मतलब डिवीजन, मतलब जरूर ये कहेंगे कि हां हम एक ही अम्ब्रेला के पार्टनर्स हैं, बट डिविजनल स्ट्रक्चर है ये। हर एक वर्टिकल अपना अपने अपने गोल्स पे काम कर रहा होता है। सो इफ अ कंपनी हैज मल्टीपल प्रोडक्ट, इफ अ कंपनी हैज मल्टीपल प्रोडक्ट, देन वी विल फॉलो डिविजनल स्ट्रक्चर। एंड इफ अ कंपनी हैज सिंगल प्रोडक्ट, देन विल फॉलो कौन सा स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब प्रॉब्लम ये आती है जब बच्चे लोग केस स्टडी करते हैं तो दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि इज इट अ फंक्शनल स्ट्रक्चर और अ डिविजनल स्ट्रक्चर। आप जब इस बार हाफ ईयरली एग्जाम दोगे और फाइनल एग्जाम्स दोगे, तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है फंक्शनल स्ट्रक्चर है डिफरेंशियल है, तो कई बार तो आपको मैं एक टेक्निक भी देता हूँ। लेट अस टेक एन एग्जांपल, आई विल शो यू वन बुक। मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ। अभी आपके सेशन लेने से पहले, आपका क्लास रिकॉर्ड करने से पहले, आई वॉज रीडिंग दिस बुक, यू लाइक, लेटेस्ट बुक है। आप यू लाइक टुगेदर, आई एम नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, व्हाट आई एम सेइंग, इसमें से कोई भी एक ऐसी बुक उठा लो, और फंक्शनल स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना भाई, अगर आपको अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना है, मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, इन्हीं बुकों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें लाके आपको बता देते हैं और आप उनको भगवान मान लेते हो। अरे भाई, भगवान सबके अपने अंदर है, ठीक है। आपको ना मतलब आत्मनिर्भर टाइप समझते हो, अपने आप में कुछ बनना है। मैं आपको ना एक बात बोलूं, आपको ना आपके अंदर ना पता है क्या लाना है? परसुएसिव स्किल। व्हाट इज परसुएसिव स्किल? लाइक आपको गूगल कंपनी से इंटर्नशिप आई, मेल आया, आपने रिप्लाई किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एक बच्चा ऐसा होता है जो कहता है मैंने मेल का रिप्लाई किया बट कंपनी मुझे कॉल नहीं कर रही, और वो चुपचाप बैठ जाता है। और दूसरा बच्चा ऐसा होता है वो मेल का रिप्लाई नहीं आया,
उसका कस्टमर केयर मिलाएंगे, उसके एचआर को मेल डालेंगे, उसके बाद उस कंपनी में जाके चले जाएंगे, वहां से कंपनी से पता करेंगे। जब तक इंटरव्यू तक ना पहुंच जाए इंटर्नशिप के, तब तक दम तोड़ते ही नहीं है, मतलब करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड अ परसुएसिव पर्सन। ऐसे ही जब आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो ना, बहुत परसुएसिव हो जाओ, मतलब जिस चीज के पीछे पड़ जाओ कि भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। मैं सच बताऊं ना, तो असली टेस्ट टेस्ट देते वक्त नहीं होता, टेस्ट खत्म होने के बाद होता है। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू आर फॉलोइंग। जब आप टेस्ट दे के आते हो ना, 15 से 20 मिनट आप टेस्ट पेपर के साथ बैठ जाओ, और जो जो गलत हुआ उसको देख के खुश हो, आह आनंद, ये भी गलत, ये भी गलत, और फिर अपना स्किल निकालो, परसुएसिव स्किल की, इसके पीछे पड़ जाओ। फिर देखो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने आपको सिखा दिया फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि अगर एक कंपनी सिंगल प्रोडक्ट लेके आ रही है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, मल्टीपल प्रोडक्ट ला रही तो डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। तो जगत बासमती के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर है, और टाटा कंपनी के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर है। रिलायंस कंपनी जिसके पास मल्टीपल वर्टिकल्स हैं, वो डिविजनल स्ट्रक्चर पे जाती है, राइट। अब पता, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक दे देता हूं। चलो एक छोटी सी ट्रिक ये दे देता हूं कि अगर कोई कंपनी है एक्सपेंशन कर रही है, सपोज ओला कंपनी है, पहले वो कैब की कंपनी थी, ठीक है। उसने सोचा अब ओला स्कूटर्स लाते हैं, तो क्या दोनों कंपनी के रॉ मटेरियल सेम है? कच्चा माल सेम है क्या? अगर कच्चा माल सेम है, रॉ मटेरियल सेम है, देन वो फंक्शनल स्ट्रक्चर में ही जाएगा, वो वर्टिकल। बट अगर आपको लगे कि नहीं यार ये तो दोनों अलग अलग वर्टिकल है, तो वो कौन सा जाएगा? डिविजनल स्ट्रक्चर में। अब आप जब यूलाई खोलोगे तो बहुत सारे सीबीएसई के क्वेश्चन दे रखे हैं। उसमें क्या है, जैसे आप देखोगे कौन सा स्ट्रक्चर एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, कौन सा स्ट्रक्चर कॉस्ट किए करता है, कौन सा स्ट्रक्चर, तो आप क्या करो, शॉर्ट पॉइंट्स बना लो अपने, इस स्ट्रक्चर में ये बेनिफिट्स हैं, तो आपको याद रहेगा। इसका जब आप केस स्टडी करोगे, वो पॉइंट जब आपको मिलेगा तो आपको पता रहेगा ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, और ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? डिविजनल स्ट्रक्चर। गॉट इट? सो मैं आपको बहुत डिफरेंशिएट कर देता हूं फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर को। अभी तक एग्जाम्पल से किया, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, मतलब एक मीनिंग। व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर? इट इज अ स्ट्रक्चर वेयर एक्टिविटीज आर ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस। जब एक डिपार्टमेंट वाइज कंपनी क्रिएट हो रही है और एक ही प्रोडक्ट के ऊपर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, देन इट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर, इट इज अ स्ट्रक्चर वेयर होल एंटरप्राइज इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स। मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनते हैं, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनते हैं। दिस इज द मीनिंग, ठीक है। बट अगर आपको फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर को याद करना है, तो आपको याद रखना है माई फर्स्ट चॉइस इज एसआरसीसी। क्या बोलना है? माई फर्स्ट चॉइस इज एसआरसीसी। तो कीवर्ड्स कनेक्टेड है। आई वॉन्ट माई डॉगी टू डू बीसीए। मैं चाहता हूं मेरा कुत्ता क्या करे? बीसीए करे। बट कुत्ता बीसीए कहां से करे? कुत्ता बीसीए कहां से करेगा? माई फर्स्ट चॉइस इज एसआरसीसी। माई फर्स्ट चॉइस इज क्या? एसआरसीसी। सो इसके थ्रू आपको याद रहेगा माई फर्स्ट चॉइस is SRCC. M stands for managerial development. जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, यहां पर मैनेजरियल डेवलपमेंट, एक मैनेजर के स्किल्स कितने डेवलप होंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर में? ईच फंक्शनल मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट। फंक्शनल स्ट्रक्चर में बार बार आपको टॉप लेवल में जाके परमिशन लेनी पड़ती है, मतलब आपके पास ज्यादा पावर्स नहीं होती, जिसके तहत आपके जो स्किल्स एंड डेवलप होने वो डिफिकल्ट है। पर डिविजनल स्ट्रक्चर में इट इज इजियर एज द चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस हेल्प मैनेजरियल डेवलपमेंट। मतलब आप अगर दोनों डिपार्टमेंट को ध्यान से देखो, तो अकाउंट मैनेजर को कुछ भी करना है तो एमडी के पास जाएगा, ये कुछ भी करना है तो इसके पास जाएगा, ये कुछ भी करना है तो इसके पास जाएगा। बार बार पूछ पूछ के करना पड़ता है फंक्शनल स्ट्रक्चर के मैनेजर को सब कुछ। सो यहां पर ऑटोनॉमी नहीं है काम करने की, इसलिए मैनेजरियल डेवलपमेंट इस स्ट्रक्चर में डिफिकल्ट है। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में यहां पर जो मैनेजर है वो इंचार्ज है अपनी यूनिट का, उसके पास ऑटोनॉमी है एज वेल एज चांस है टू परफॉर्म द क्या?
फंक्शंस, जब आपके पास पावर होती है फंक्शंस को परफॉर्म करने की, तो आपकी डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी होती है। यस या नो? तो यहां पर याद रखना, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर मैनेजरियल डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी होती है। फॉर्मेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर किस बेसिस पे बना? फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं बना, फंक्शंस के बेसिस पे बना है। एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इट इज बेस्ड ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड इट इज बेस्ड ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के बेसिस पे बना। इसकी जो कॉस्ट है, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है इट इज इकोनॉमिकल। फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक एक चीज के लिए स्पेशलाइजेशन, और जब भी स्पेशलाइजेशन होती है, काम डिवाइड होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एंड एफिशिएंसी मींस सी दो बार, कंप्लीशन ऑफ टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। तो एफिशिएंसी जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इकोनॉमिकल रहेगा, नॉट डुप्लीकेटेड। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर? डिविजनल स्ट्रक्चर, इट इज वेरी कॉस्टली, हेंस इट इज वेरी कॉस्टली। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? कॉस्टली, बिकॉज यहां पर काम डुप्लीकेट होने के चांसेस क्या रहते हैं? बहुत ज्यादा। हर कंपनी अपनी कॉस्ट डबल डबल कर रही होती है तो एक ही ब्रांड जो प्रमोट हो रहा होता है, बट अलग अलग तरीके से उस पर खर्चे हो रहे होते हैं, सो वो कॉस्टली बढ़ जाता है। बिकॉज आप एक तरीके से कह सकते हो डिवीजन के अंदर ही फंक्शनल घुसा पड़ा है, तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक चीज, हर एक वर्टिकल के लिए अलग करा करना पड़ता है, तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर की स्पेशलाइजेशन क्या है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, और इसकी कैसी है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफिकल्ट टू फिक्स डिपार्टमेंट, डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर में अगर कोई ऐसा टास्क आ जाए जो किसी भी डिपार्टमेंट का ना हो, बट कोई इवेंट मैनेज करना हो, तो बहुत मुश्किल होता है यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। जबकि ये एक यूनिट होती है, यहां इजी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना? फिक्स करना। एंड लास्ट इज कोऑर्डिनेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर सिंगल प्रोडक्ट के लिए सूट करता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज गुड फॉर सिंगल प्रोडक्ट, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर इज गुड फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो डिफिकल्ट है ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए, और ये इजी है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए। याद कैसे करेंगे? याद मैं कराता हूं। यहां पर लिखा फंक्शनल स्ट्रक्चर, यहां लिखा डिविजनल स्ट्रक्चर, यहां लिखा माय फर्स्ट चॉइस इज SRCC। माय फर्स्ट चॉइस इज SRCC। अब एक लाइन याद करो, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। पहले एक मिनट एक काम करते हैं, फॉर्मेशन में फंक्शन लिख दिया, यहां प्रोडक्ट लिख दिया। स्पेशलाइजेशन में फंक्शन लिख दिया, यहां प्रोडक्ट लिख दिया। दो याद हो गए, ये तो नाम से ही याद हो रहे। कॉस्ट, ये इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल है, और ये कॉस्टली है। अब एक मिनट, अब ये 3 पॉइंट याद है, अब 3 और याद करने। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। हु इज महंगा? दिस वन, दिस वन इज महंगा। इसमें हर चीज, जो चीज महंगी है वो एक बार रोता है बट फायदे में रहता है, इसलिए यहां पर हर चीज इजी है। इजी इजी इजी। मैनेजरियल डेवलपमेंट इजी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी, कोऑर्डिनेशन इजी, सब इजी है यहां। और जो चीज सस्ती है, जो चीज क्या है? सस्ती। अब आज लोग सस्ते सस्ते ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे हैं। रिजल्ट, जब सस्ते सस्ते ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सस्ते कोर्सों से रिपीट जेंट्री नहीं आ रही है। एक बार बच्चा अगर एक सस्ता कोर्स खरीद रहा है, उसके बाद विश्वास सा उठ जाता है उसका उस सस्ते कोर्स से। मुझे किसी ने कहा सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो ऑनलाइन 24,500 रुपए में, मार्केट में तो 10,000 रुपए में मिल रही है, 4,000 में मिल रही है, 3,000 में मिल रही है। मैंने कहा बेटा वहां पढ़ लो, जहां अच्छा मिल रहा है, जहां सस्ता मिल रहा है वहां पढ़ लो। बेटा देखो बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हैं हम, प्रोडक्ट बेचने की फिलॉसफी होती है। कोई लोग वॉल्यूम में बेचते हैं तो कई लोग क्वालिटी में बेचते हैं, तो फिलॉसफीज हैं। तो इट इज नॉट जस्ट कि मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं कि एट द एंड जहां भी पढ़ो बच्चा खुश होना चाहिए, बस बात खत्म। दैट इज द मेन थिंग। और जो सस्ता कई बार चीज हो जाती है ना, तो उसमें क्या होता है
प्रोडक्ट की, हम ना इकोनॉमिक्स में एक चीज सिखाते हैं, कुछ भी खरीदने जाता है ना बंदा तो दो चीजें देखता है, मजा और पैसा। अगर कस्टमर को मजा ज्यादा आ रहा है, पैसे क्या लग रहे हैं कम, मजा ज्यादा पैसे कम, तो कहता है आण दे, खरीद ले। जहां मजा कम आ रहा है और पैसे के लग रहे हैं ज्यादा, तो कहता है जान दे। इसलिए जब आप रामलीला के अंदर या किसी मेले के अंदर जाके झूले झूलते हो, सबसे सस्ता झूला ट्रेन वाला होता है 20 रुपए का। पर अगर आपकी उम्र 16-17 साल है तो आप 20 रुपए भी खर्च नहीं करते, चाहे वो कितना ही सस्ता झूला हो, फिर भी नहीं आप बैठते, क्योंकि उस झूले में बैठ के क्या कहोगे, पापा बाय, क्योंकि वहां मजा क्या आ रहा है, कम पैसे, तब भी क्या लग रहे हैं ज्यादा, 20 रुपए भी ज्यादा लगने लगते हैं। सो जो ये at the end satisfaction of the student या client is very important। anyhow जो functional structure है वो it is very economical, ये बहुत economical होता है, it is very economical। तो ये जो सस्ता है इसमें हर चीज डिफिकल्ट है, ये भी बहुत डिफिकल्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी बहुत डिफिकल्ट है, और कोऑर्डिनेशन भी मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए क्या है, बहुत डिफिकल्ट। आई थिंक सबको याद हो जाएगा। अब बच्चे इसके क्या करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज याद करने बैठते हैं, ओ एनसीईआरटी में इतने सारे हैं। अरे भाई देखो, डिविजनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज, मैनेजरियल डेवलपमेंट इजी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी, कोऑर्डिनेशन करना इजी, सब चीजें इजी हैं, ये इसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज कि ये कॉस्टली है, बाकी 2-3 रीड मार लेना भाई, थोड़ी मेहनत कर लेना, मैंने तो ट्रिक बता दी जिससे कम समय में आपका काम हो जाएगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज ये इकोनॉमिकल है, डिसएडवांटेज ये डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट, बाकी 2-3 रीड मार लेना भाई, सेल्फ नोट्स तो बनाने बहुत जरूरी है। सो यहां पर आपका एक प्रोसेस खत्म होता है, एक टॉपिक खत्म होता है। बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज दिलों की बारिश कमेंट सेक्शन में करें, बिकॉज हर वीडियो से अगली वीडियो बनाने के लिए आई नीड अ मोटिवेशन ऑफ कमेंट। इफ इट इज कमिंग देन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। आज भी आप देख सकते हो रात के क्या टाइम हो रहा है, कई लोगों को लगता हो शायद, क्या पता, जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मेरी 10-10 12-12 घंटे, वी हैव 4 सेंटर्स, तो 4-4 सेंटर्स हैं वहाँ, ऑफलाइन सेंटर्स हैं, उनके बच्चों के डाउट्स हैं। देख लो रात के क्या टाइम बज रहा है, रात में ये तो मोबाइल का टाइम है, ताकि आपको लगे ना कि कहीं कोई एडिटिंग कर रखी है। 16 सितंबर रात 1 बजे, ये सिर्फ प्यार भरा लेक्चर है। और मुझे बहुत दुख हुआ, एक पार्थ नाम का कोई मैसेज था, पार्थ गेमर करके, उसने लिखा प्लीज अपलोड पार्ट बी, प्लीज अपलोड पार्ट बी। फिर एक दिन तो उसने रात को लिख दिया आप बहुत बुरे हो, आप हमारे लिए लेक्चर नहीं डाल रहे। अरे भैया, हमारी पर्सनल जिंदगी तबाह हो रखी है इस समय, इट्स वेरी डिफिकल्ट भाई। कमेंट लिखना बहुत आसान काम होता है, बट भाई माफी चाहता हूं, बट मैं धीरे धीरे डाल पाऊंगा वीडियो, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। प्रेशर बनाने से क्या होगा, आप कमेंट डालते रहे, पॉजिटिव कमेंट, कम वो आता है ना, मोटिवेशन आती है, तब आप बंदा क्या होता है थोड़ा और हिम्मत करता है कि चलो आज मैं ये कर दूं, आज मैं वो कर दूं। हाँ जी, एनी हाउ, सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल टास्क आर क्या किए जाते हैं, परफॉर्म। 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल, और उसका कीवर्ड है माय फर्स्ट चॉइस इज एसआरसीसी। सो एम से मैनेजरियल डेवलपमेंट, एफ से फॉर्मेशन, एस से स्पेशलाइजेशन, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी से कॉस्ट, सी से कोऑर्डिनेशन। सो आई वांट माय डॉगी टू डू बीसीए, मैं चाहता हूं मेरा डॉगी क्या करे, बीसीए करे। ये इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थी, और उसके बाद नेक्स्ट हमने वो किया, ठीक है ना। अब आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये जल्दी जल्दी करेंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी नॉर्मल टॉपिक। यहाँ से कोर्स में बहुत कम रेयर चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आने का, ठीक है। भगवान ने चाहा मैं अगर टाइमली आपका कोर्स खत्म करा दूंगा तो मैं आपको केस स्टडीज भी कराया करूंगा, सो दैट आपको काफी मदद हो पाए। सो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो दोस्त की कंपनी है वो इनफॉर्मल है, और जो इन्फोसिस जैसी कंपनी है, टाटा जैसी कंपनी है, रिलायंस है, जो डेलिबरेटली क्रिएट की गई है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, जहां पर पोजीशन होती है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्ट्रक्चर कैरी कर रही है जिसमें एक डिजाइन हो, ठीक है, और वहां पर एक टास्क अचीव होता हो। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ भाई दोस्त है मेरा, चल भाई चल, कल से टी शर्ट कंपनी खोलते हैं दोनों भाई मिलके,
फिर जब प्रॉफिट आया तो सोच रहा है तेरा आधा या आधा, अरे नहीं मेरा नहीं। दोस्ती यारी में बनाई हुई कंपनी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। देयर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इसको फटाफट खत्म करते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, फॉर्मल कंपनीज और इनफॉर्मल कंपनीज को। सो आपने याद किया आई वॉन्ट माई डॉगी टू डू बीसीए, मैं चाहता हूं मेरा कुत्ता बीसीए करे। कहां से करे, एसआरसीसी से करे। अब आप बोलना कि जब एसआरसीसी से वो पढ़ लेगा तो बोला जाएगा बियर एंड नाचोज आर नॉट अलाउड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलना है, बियर एंड नाचोज आर नॉट अलाउड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसको सिखा के भेजना है कि भाई तू कॉलेज से जब पढ़ लिख ले तो बाहर कॉलेज में तो जो मिलना था मिल गया, पर बियर और नाचोस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगी। व्हाट इज बियर, बियर स्टैंड्स फॉर बिहेवियर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में रूल्स होते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में कोई रूल्स नहीं होते। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन होता है, कोई स्मोकिंग नहीं कर सकता। दोस्त की कंपनी रात को कॉल सेंटर चला रहे हैं, सुट्टे पी रहे रात रात तक। सो दैट इज इनफॉर्मल। नेचर ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी रिजिड। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सुबह 9 बजे पहुंचना, 5 बजे तक शाम को काम करना। यहां पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इट इज फ्लेक्सिबल। अथॉरिटी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी जो होती है पोजीशन के ऊपर होती है। आप कंपनी के सीईओ तो आपकी अथॉरिटी ज्यादा रहेगी, आप कंपनी के अंदर क्लर्क हो तो आपकी अथॉरिटी कम होगी। जबकि यहां पर क्या होता है, जो दोस्त ज्यादा टैलेंटेड होता है, पर्सनल क्वालिटीज जिसमें ज्यादा होती है, मैनिपुलेशन जो ज्यादा कर लेता है, वो सब कहां पर आता है, पर्सनल क्वालिटीज में आता है। दैट इज अथॉरिटी। एन स्टैंड्स फॉर, एन यहां से नहीं सॉरी, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जो फंक्शन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इसमें स्केलर चेन फॉलो होती है, मतलब टॉप लेवल से नीचे लेवल तक हायरार्की में बात करनी होती है। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में कोई भी हायरार्की नहीं होती। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो ओरिजिन है ये कैसे बनती है, ये रूल्स और पॉलिसीज से बनती है, इनके मेमोरेंडम सेटअप होते हैं। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, सोशल इंटरेक्शन से दोस्ती यारी के थ्रू बन जाती है। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पे ज्यादा टाइम नहीं खराब करना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, इनफॉर्मल इज क्रिएटेड बाय सोशल इंटरेक्शन। बियर एंड नाचोस आर नॉट अलाउड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बिहेवियर इज रिजिड। आप बिहेवियर यहाँ से याद कर सकते हो, यहाँ पर बिहेवियर कैसा होता है, रूल्स के थ्रू होता है, यहाँ कोई पैटर्न नहीं होता। यहाँ नेचर रिजिड होता है, यहाँ फ्लेक्सिबल होता है। सो इजी। और ज्यादा टाइम मत लगाना इस पे, 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म, ठीक है। सो अभी तक हमको क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम अभी तक जो जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, दैट इज, पहला टॉपिक हमने पढ़ा दैट इज क्या, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, जो इनिशिएट हुआ कहाँ से, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप एंड डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज टू अटेन द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फिर सिमिलर नेचर के जॉब्स को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड लास्ट में क्या था, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा जो ऑर्गेनाइजिंग है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आई वांट माय डॉगी टू डू बीसीए। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू लोगों का डेवलपमेंट ऑफ पर्सन होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होता है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होता है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप होता है, अडैप्शन टू चेंज होता है। सो प्रोसेस, और हमने क्या खत्म किया था टॉपिक, प्रोसेस के साथ हमने कौन सा टॉपिक खत्म किया था, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस खत्म कर दी, मीनिंग खत्म कर दी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है, फंक्शनल और डिविजनल, वो खत्म कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की होती है। ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके की होती है, दो तरीके की, फॉर्मल और क्या, इनफॉर्मल। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मैनेजमेंट क्रिएट करती है, और इनफॉर्मल कौन क्रिएट करती है, सोशल पर्सनल इंटरेक्शन से बनती है। फिर इसमें आया बियर नाचोज आर नॉट अलाउड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो बियर से बिहेवियर आ गया, एन से नेचर आ गया, ए से अथॉरिटी आ गया, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ओरिजिन आ गया। इसके डिफरेंस लिख लो, काम खत्म, ठीक है। इसी से इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बन जाएंगे। लास्ट टॉपिक जिस पे हम जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। लास्ट टॉपिक जो है दैट इज कॉल्ड क्या, डेलीगेशन। नाउ व्हाट इज डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या है वो हम लास्ट क्लास मतलब पार्ट सी के अंदर करेंगे। सो पार्ट सी में जल्दी करूंगा कि आपके लिए विद इन 24 आवर्स इस वीडियो के बाद आ जाए, ताकि आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर फटाफट खत्म हो जाए। बिकॉज बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जल्दी कराओ जल्दी कराओ जल्दी कराओ, तो
पार्ट सी जल्दी करके कल ख़त्म करके आप लोगों का ऑर्गेनाइजिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।